Hello everyone. I hope now you all are familiar with the introduction of Indian Contract Act with essential elements, with offer and acceptance. So in today's video I'm going to teach you about a very important element of a valid contract which is capacity to contract. जैसे कि हम essential elements को पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में हेल्प करते हैं. उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था विच वॉज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो ऑफरर हो चाहे वो ऑफरी हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कैपेबल होनी चाहिए. और उनमें कैपेसिटी कैसे आती है? अगर वो पार्टी एक मेजर पार्टी है, अगर वो पार्टी एक साउंड माइंड पार्टी है, और अगर वो पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि लॉ ने जिसे डिसक्वालीफाई नहीं किया है, तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं. और इससे जस्ट ऑपोजिट, यानी एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड का इंसान और एक डिसक्वालीफाइड बाय लॉ जो पर्सन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा. तो यहाँ हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं. द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एज आई टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. नेक्स्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़. यहाँ पे हम जिस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो लीगल कैपेसिटी है कि यानी लीगली अगर कोई पार्टी कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो उसे कॉम्पिटेंट माना जाएगा. Section 11 reads, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. अगर वो मेजर है, अगर वो साउंड माइंड है, और अगर वो तीसरा, अगर वो ऐसा इंसान है जो कि नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. द लॉ ऑर्डनरीली प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन इज़ लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. हमारा लॉ मानता है कि हर एक इंसान लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है इफ़ ही फुलफिल्स 3 कंडीशंस. अगर वो इन 3 कंडीशंस को पूरा कर देता है, अगर वो मेजॉरिटी को अटेन कर लेता है, अगर वो साउंड माइंड का है, और तीसरा अगर वो क्वालिफाइड बाय लॉ है, अगर वो ऐसा इंसान है हु इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है. तो बेसिकली वो लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो ये सब है, एक माइनर है, एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, और तीसरा पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ. नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनर को. अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. माइनर कौन होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, मेजॉरिटी की जो एज होती है वो 18 ईयर्स है. अ पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 इज़ अ मेजर एंड हु इज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 इज़ अ माइनर. ठीक है, तो मेजर अगर आप हो गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी 18 ईयर्स की एज को अगर आपने अटेन कर लिया तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो, और अगर आपने इस एज को अटेन नहीं किया तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हो. एक एक्सेप्शन है, मतलब 2 कंडीशंस ऐसी है जहाँ पर आपकी मेजॉरिटी की एज को 18 ना मानकर 21 कंसिडर किया जाता है. वो 2 कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन, अगर किसी माइनर का और उसकी प्रॉपर्टी को, मतलब माइनर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए अगर कोर्ट ने कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया है तो. और दूसरी कंडीशन, अगर किसी माइनर की प्रॉपर्टी की सुपरिंटेंडेंसी यानी उसकी देखभाल के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है. इन दोनों कंडीशन में आपकी एज को मेजॉरिटी की एज आपके लिए 18 ईयर्स ना होकर 21 ईयर्स कंसिडर करी जाएगी. अब हम पढ़ेंगे माइनर्स के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके क्या रूल्स है, क्या इफेक्ट्स है, क्या नेचर है. पहले बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि माइनर के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड अब इनिशियो होते हैं, जो हमेशा से वॉइड होते हैं. आप उन्हें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, आप कभी भी लॉ को इन्फोर्स नहीं कर सकते इस तरह के एग्रीमेंट्स में. तो शुरुआत करते हैं. वॉइड अब इनिशियो, पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं माइनर के साथ किए जाते हैं, वो वॉइड अब इनिशियो है, शुरुआत से ही गलत होते हैं. हमने पढ़ा था कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं. अगर कोई भी एलिमेंट मिस रह जाता है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है. ये वही चीज़ है कि हमने जो एलिमेंट्स थे उनको ध्यान से नहीं पढ़ा था, हमने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वॉइड अब इनिशियो है. नेक्स्ट, नो रेटिफिकेशन, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ बनाए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड इंसान के साथ बनाए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ इंसान के साथ बनाए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं हो पाते. रेटिफाई का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करना, अप्रूव करना. अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो अप्रूव हो पाएगा, कंफर्म हो पाएगा. अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी अब मेजॉरिटी की एज आ गई है, तो माइनॉरिटी की उस ड्यूरेशन में, उस टाइम में किया गया कॉन्ट्रैक्ट मेजॉरिटी की एज आने के बाद भी रेटिफाई नहीं हो पाएगा. उसके लिए आपको माइनर के साथ, यानी अब जो मेजर हो चुका उसके साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट, माइनर्स कैन बी अ बेनिफिशियरी, यानी हमारा लॉ कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एक बेनिफिशियरी हो सकता है, एक प्रॉमिस ही हो सकता है. वो इंसान जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो माइनर ले सकता है.
माइनर ने अगर अपना रोल प्ले कर दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो उसकी परफॉर्मेंस ड्यू थी अगर उसने वो कर दी है, तो माइनर के पास ये राइट आ जाता है कि वो बेनिफिशियरी बन सकता है। नेक्स्ट, अ माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं कि एस्टोपल का जो रूल होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता माइनर्स पे। एस्टोपल का मतलब होता है एविडेंस देना, प्रूव करना। यहाँ हम इसको समझते हैं कि माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, मतलब एग्जाम्पल के लिए एक माइनर ने एक मेजर के साथ, मतलब एक मेजर आदमी को ये रिप्रेजेंट किया कि मैं भी एक मेजर हूँ। यानी आप माइनर होते हुए भी अगर आप ये प्रिटेंड करते हो, ये रिप्रेजेंट करते हो कि आप मेजर हो, तो आपके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपने उसे इंड्यूस कर लिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, आप आगे जाके अपने उस स्टैंड से डिनाई कर सकते हो, अपनी बात से मुकर सकते हो। यानी आपके पास एस्टोपल का जो रूल होता है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है, एविडेंस का जो रूल है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एक तरह से माइनर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि आप आगे जाके भी उस बात से मुकर सकते हो। नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है वो परफॉर्मेंस जो टर्म्स के अकॉर्डिंग हो, तो माइनर को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट, गार्जियन और मैनेजर। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पेरेंट के थ्रू, गार्जियन के थ्रू करवाते हो, मैनेजर के थ्रू करवाते हो, तो आपके पास, माइनर के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं पेरेंट से, अपने गार्जियन से, अपने मैनेजर से। पहली बात, उन मैनेजर, उस गार्जियन, उस मैनेजर और उस पेरेंट के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए। और दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट में होना चाहिए, इंटरेस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट, नो लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। माइनर के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेरेंट्स कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, माइनर एजेंट। माइनर एक एजेंट हो सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं एजेंसी के लिए। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ होती है, एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है। तो माइनर एजेंट हो सकता है लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेट ड्यूटी किसकी बनती है? प्रिंसिपल की बनती है। तो माइनर प्रिंसिपल को लीगली बाइंड कर सकता है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो आप पे किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकता है, आप पे पर्सनल आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बन सकती इफ़ यू आर अ माइनर। तो माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंट अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, प्रिंसिपल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो प्रिंसिपल का मेजर होना ज़रूरी है। तो माइनर एजेंट हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर तो हो सकता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स में, लॉस में नहीं। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यानी माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, जैसे हम बात करते हैं चेक की, प्रॉमिसरी नोट की, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो ड्रॉ कर सकता है, वो नेगोशिएट कर सकता है, वो इंडोर्स कर सकता है, उसके पास ये राइट होता है। लेकिन अगर वो उसके फेवर में है तो वो इन्फोर्स हो सकता है एग्रीमेंट, और अगर उसके अगेंस्ट है तो इन्फोर्स नहीं हो सकता। गारंटी फॉर एंड बाय अ माइनर। माइनर के लिए गारंटी तो ली जा सकती है, लेकिन माइनर खुद कभी श्योरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर की यानी श्योरिटी वो इंसान होता है, किसी भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज़ होती है, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। ठीक है, जिसके नाम से उधार लिया गया, मतलब वो आदमी, डेटर क्रेडिटर 2 पार्टीज़ है। जो इनिशियल पार्टी है, जो ओरिजिनल जो प्राइमरी पार्टीज़ है वो है डेटर और क्रेडिटर। डेटर जो पैसा उधार ले रहा है, क्रेडिटर जो पैसा उधार दे रहा है, श्योरिटी जो गारंटी ले रहा है किसकी? डेटर की। तो यहाँ माइनर की बात करते हैं कि माइनर के लिए कोई गारंटी तो ले सकता है, लेकिन मतलब माइनर डेटर हो सकता है, लेकिन माइनर श्योरिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि श्योरिटी की अल्टीमेट लायबिलिटी बनती है और माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, माइनर शेयर होल्डर। यहाँ शेयर होल्डर आप सही कर लीजिएगा, सही नहीं लिखा गया है। माइनर शेयर होल्डर, माइनर कभी भी शेयर खुद अपने नाम से अलॉट नहीं करवा सकता। अगर उसको शेयर्स खरीदने, सब्सक्राइब करने, तो अपने पेरेंट के नाम पे, अपने गार्जियन के नाम पे वो शेयर्स खरीद सकता है, और कंपनी के रजिस्टर में गार्जियन का नाम लिखा जाएगा, ना कि माइनर का। लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। माइनर अपने लिए और वो लोग जो उस पर डिपेंडेंट है, उसकी लीगल डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए नेसेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो उसे सप्लाई कर रहा है, यानी जो भी उसको नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है, पहली बात तो उसे ये ध्यान रखनी है कि वो चीज़ें जो उसे सप्लाई कर रहा है वो एक्चुअल नेसेसिटी में काउंट होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, उसे एक्चुअली नीड होनी चाहिए, यानी माइनर को एक्चुअली उन चीज़ों की नीड होनी चाहिए, और ये नेसेसिटीज़ उसके लेवल की, उसके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। तो एक कोई भी पार्टी माइनर के साथ नेसेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वो पैसा जो ड्यू चल रहा है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए भी, उसको भी अगर आपको रिकवर करवाना है तो वो पैसा आप कहाँ से ले सकते हैं? जो माइनर की प्रॉपर्टी है आप वहाँ से वो रीइंबर्स करवा सकते हैं, लेकिन आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी। नेक्स्ट,
अब तक हम बात कर रहे थे कि माइनर्स के क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, माइनर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई टोट का केस हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई क्राइम का केस हो जाता है, तो आप माइनर को पर्सनली लायबल कर सकते हैं। अगर उसने कोई क्राइम अटैम्प्ट कर लिया होता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वो इंसान होता है, दो चीज़ें। पहली बात, वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करने वाला है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट्स को नहीं समझ पा रहा है, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रैशनल जजमेंट्स नहीं ले पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं अनसाउंड माइंड। अ पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड इफ़ ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, द पर्सन इज़ कैपेबल। हम यहाँ साउंड माइंड की बात करें कि साउंड माइंड कौन होता है। अ पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगर आप उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ पा रहे हैं, तो आप साउंड माइंड है। और दूसरा, द पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू द इफेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे क्या मतलब, मेरे इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, अगर मैं इस बारे में रैशनल जजमेंट ले सकती हूँ तो मैं साउंड माइंड हूँ। अगर ऐसा इन दोनों कंडीशंस को मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ तो मैं अनसाउंड माइंड कहलाऊँगी। व्हेन साउंडनेस ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर्ड, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पे साउंडनेस कब रिक्वायर्ड होती है। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही इनसेन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी सेन कभी इनसेन होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपकी साउंडनेस कब ज़रूरी है। पहली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। वो लोग जो हमेशा ही अनसाउंड माइंड होते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट तब बना सकते हैं जब ओकेजनली वो साउंड माइंड हो जाता है। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। वो लोग जो जनरली अनसाउंड माइंड होते हैं लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड कंडीशन में आते हैं, तो जब वो ओकेजनली साउंड माइंड की कंडीशन में आते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो जनरली साउंड माइंड होते हैं लेकिन ओकेजनली वो कभी कभी इनसेन हो जाते हैं। तो ऐसे लोग ओकेजनली जब थोड़ा अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, थोड़ा इनसेन हो जाते हैं, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और यूजुअली जब वो साउंड माइंड के होते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या ज़रूरत है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट की इफेक्ट्स को समझ सकते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ सकते हैं, जब आप साउंड माइंड में होते हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब आप अनसाउंड माइंड होते हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 1, इडियट। इडियट कौन होता है। वो इंसान जो बाय बर्थ इंसेन होता है, पागल होता है, उसे इडियट कहते हैं। लूनेटिक कौन होता है। ये वो इंसान है जो मतलब ये परमानेंट इंसेनिटी नहीं होती है। ये वो लोग होते हैं जो किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से थोड़े पागल हो जाते हैं, ठीक है। इनका पागलपन जो होता है, अनसाउंडनेस जो होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। ये कभी इंसेन हो सकते हैं, कभी सेन हो सकते हैं। तो इंसैनिटी की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जब ये समझदार होते हैं, जब ये साउंड माइंड होते हैं, जब ये सेन होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीरियस पर्सन। ये वो लोग होते हैं जो बेहोशी की यानी अनकॉन्शियस होते हैं। ऐसे लोग बेहोशी की कंडीशन में, यानी जब ये अनकॉन्शियस होते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जब ये कॉन्शियस होते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड। शराब के नशे में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे ही नशा उतरा आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हिप्नोटाइज इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मेंटल डीके कॉन्ट्रैक्ट, जो इंसान जब कभी बुढ़ापे की वजह से या किसी पुअर हेल्थ की वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल डीकेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पर्सन्स डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। कौन से लोग होते हैं जिसको हमारे लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया है कि इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ पढ़ लेते हैं। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मे बी अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस। ये जो हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं, इन लोगों को डिसक्वालीफाई इनके इन्हीं स्टेटस के बेसिस पे किया गया है कि आप कॉर्पोरेट तौर पे, अगर आप पॉलिटिकल तौर पे, अगर आप लीगल तौर पे अगर आप कैपेबल नहीं हो, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी कौन होता है। देखो, दो चीज़ें हैं, एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड। अगर किसी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है तो उस कंट्री का सिटीजन हमारा एलियन एनिमी है, और वो कंट्री जिसके साथ हमारा वॉर नहीं चल रहा है उसका सिटीजन हमारा एलियन फ्रेंड है। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन किसी भी एलियन एनिमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी हमारा जो वॉर का ड्यूरेशन है, उस टाइम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो पहले हमने बना दिए थे वो सस्पेंड हो जाएंगे। हमारा जो एग्जांपल के लिए इंडिया का चाइना के साथ जो 1960s में वॉर था, जो ड्यूरेशन था वॉर का, उस ड्यूरेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले बन चुके थे उनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जैसे ही अगर वॉर ख़त्म हो जाता है, सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती है, तो आप एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, सॉवरेन, डिप्लोमेटिक स्टाफ और एम्बेसडर एट्सेट्रा।
ये वो लोग होते हैं जो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं और हमारी कंट्री में जो एम्बेसीज़ आपने नाम सुना होगा, एम्बेसीज़ में जो लोग रहते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, किसी फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री में। इन लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के पास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल इम्यूनिटी होती है। इनके हमारे इंडिया का कोई भी लॉ इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो अगर किसी कंडीशन में आप इन पे क्लेम करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। क्लेम करने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी इनकी कंट्री की गवर्नमेंट से। तो अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है कि इन फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उससे परमिशन आपको लेनी पड़ती है। तो बेसिकली हम फॉरेन एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव्स और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कॉरपोरेशन एंड कंपनीज़। आप कहेंगे कंपनीज़ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती? कंपनीज़ के लिए तो हमने पढ़ा है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी सू कर सकती है, कंपनी पे लोग मुकदमा कर सकते हैं, कंपनी मुकदमा कर सकती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेचुरल पर्सन कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी नहीं कर सकती। एग्जांपल के लिए एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो सिर्फ नेचुरल पर्सन कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टिफिशियल पर्सन यानी कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। एक और एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कंपनी के MOA की यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। अगर आप उससे बाहर जाकर कोई काम करते हैं यानी एक स्कोप बना होता है हमारी कंपनी की एक्टिविटीज़ का, अफेयर्स का स्कोप होता है। अगर आप MOA से बाहर जाकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो एक्टिविटीज़ यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो MOA से बाहर जाकर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ नेचुरल पर्सन कर सकता है, एज टू बी ए आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट्स। ऐसा कोई भी इंसान जिस पे इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो इंसान प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो इंसान लोन लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो इंसान सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और उसका जो ऑफिशियल रिसीवर होता है ना, ऑफिशियल असाइनी होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन आप पे जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके बाद में लेटर ऑफ डिस्चार्ज अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी वो पीरियड जिस टाइम पे आप पे केस चल रहा हो उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स वो इंसान होते हैं जिस पे हमारा लॉ, मतलब जिस पे कोई केस चल रहा हो, कोई क्रिमिनल केस, बहुत सीरियस क्रिमिनल केस जिस पे चल रहा होगा, वो कन्विक्ट्स होते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट में जब आप होते हैं, जेल में होते हैं, दोषी अगर आपको ठहरा दिया गया है तो उस पीरियड में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आप पे जो क्लेम्स लगे थे अगर वो गलत प्रूव हो जाते हैं, या फिर आप अपनी सज़ा को, अपनी इम्प्रिजनमेंट के टाइम को पूरा करके बाहर निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इफ़ यू आर पार्डन, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप जेल में रहते हैं तो आप ना तो नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप किसी पे कोई मुकदमा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बाहर आने के बाद में आप जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी कोई अगर कोई आपको किसी पे केस करना है, मुकदमा करना है तो कर सकते हैं, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी आप एंटर कर सकते हैं जब आप पे लगे एलिगेशंस जब गलत प्रूव हो जाते हैं, या फिर आप अपने इम्प्रिजनमेंट के टर्म को, उस टाइम को पूरा करके बाहर निकल जाते हैं। ये हमने पढ़ा था कौन कौन से लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्री कंसेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है ये एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री कंसेंट को समझेंगे।